किस्त 3। सारा अब होश में आ चुकी थी, लेकिन इसकी खामोशी मुसलसल गहरी होती जा रही थी। वो दिन रात बस एक ही सिमत खाली नज़रों से दर व दीवार को तकती रहती। ना किसी की पुकार का जवाब देती, ना किसी बात पर रद्दमल ज़ाहिर करती। डॉक्टर्स और उसकी मां जमीला खातून उसे बारहा बुलाता, लेकिन वो जैसे किसी और ही दुनिया में गुम हो चुकी थी। जमीला खातून ने जब डॉक्टर्स से अपनी बेटी की हालत का जिक्र किया तो वो महज वक्त का मरहम तजवीज़ करते रहे। ये सब वक्ती असर है, आहिस्ता आहिस्ता संभल जाएगी। अभी इसकी उम्र ही क्या है, सिर्फ 18 बरस की बची है। जिस उम्र में लड़कियां ख्वाब बनती हैं, उसकी बच्ची से तो ख्वाब छीन लिए गए थे। 2 दिन बाद सारा को अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया। जमीला खातून उसे घर ले आईं। मोहल्ले की औरतें अफसोस के बहाने दरवाजे पर आ पहुंचीं, मगर अफसोस कम और जख्म पर नमक ज़्यादा छिड़क गईं। जमीला हर एक से यही कहती रही, मेरी बच्ची का एक्सीडेंट हो गया था। काफ़ी दिन अस्पताल में रही, अब थोड़ी बेहतर है, मगर सारा की हालत देखकर कोई इस पे यकीन ना कर सका। जमीला खातून ने लोगों की बातों की परवाह ना की। वो हर पल अपनी बेटी के गर्द एक दीवार सी बन गई थी, मोहब्बत, तहफ़्फ़ुज़ और हौसले की दीवार। अब वो मज़ीद अपनी बेटी को इस हालत में नहीं देख सकती थी। सारा, मेरी बच्ची, मेरी शहज़ादी, कब तक यूं खामोश रहोगी? अल्लाह इस जालिम से ज़रूर हिसाब लेगा। तुम अपनी हालत बेहतर करो बेटा, लोग तुम्हें देखकर बातें बनाते हैं, मुझे तकलीफ़ होती है तुम्हें यूं देखकर। सारा की आँखों में आंसू उतर आए। इसने अचानक मां की तरफ देखा और टूटे हुए लहजे में बोली, अम्मी, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? मैंने किसी का किया बगाड़ा था। वो आदमी बहुत गंदा था। आप मुझे उससे बचाने क्यों नहीं आए? वो कहता था मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। और देखिए अम्मी, उसने मुझे वाकई बर्बाद कर दिया। सारा की आवाज़ बुलंद हो गई, वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। आंसुओं के साथ इसकी सांसें भी टूटने लगीं। हिचकियों के दरमियान वो अपनी बात मुकम्मल कर पाई। जमीला खातून ने बमुश्किल उसे संभाला और सीने से लगा लिया। बेटा, तुम अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचो, जमीला खातून ने नम आँखों से बेटी का चेहरा थामकर कहा। हमारे साथ चाहे जितना भी बुरा हो जाए, जीना तो पड़ता है। ऐसे बंद कमरे में बैठकर ज़िंदगी नहीं गुजरती। हम दोनों ही एक दूसरे का सहारा हैं। मैं तुम्हें देखकर सांस लेती हूँ, अगर तुम में ही जीने की कोई रमक बाकी ना रही तो मैं कहाँ जाऊँगी? ये कहते कहते जमीला खातून खुद भी ज़ब्त के बंधन तोड़ बैठी और ज़ार व क़तार रोने लगी। सारा की बुझी हुई निगाहें आंसुओं से लबरेज हो चुकी थीं। वो थकी हुई आवाज़ में बोली, अम्मी, जीना चाहता ही कौन है? मैं अब इस मुआशरे में कैसे रहूँगी? उस आदमी ने मुझे भी गंदा कर दिया है। मुझे खुद से नफ़रत होने लगी है, घिन आती है। इतना कहकर सारा ने अचानक खुद को ज़ोर ज़ोर से रगड़ना शुरू कर दिया, जैसे वो अपने जिस्म से उस दरिंदे का लमस मिटाना चाहती हो, जो उस पर अपने वहशी नकुश छोड़ गया था। जमीला खातून की रूह तक कांप उठी। इन्होंने तेज़ी से अपनी बेटी को गले लगाकर थपकना शुरू किया, मगर सारा की बेचैनी थमने का नाम ना ले रही। मजबूरा जमीला खातून ने उसे एक हल्की नींद आवर दवा दी। कुछ ही देर में सारा सस कांपते वजूद समेत मां की गोद में सुकड़ती हुई सो गई।
मगर जमीला खातून की आँखों से बहने वाले आंसू उस मासूम की नींद में भी ससकियों भरते रहे। हाँ कासिम, कहो क्या खबर है इब्राहिम की? ज़ारून ने कासिम की कॉल आते ही कदरे उजलत में फ़ोन उठाया। सर, क्या मैं आपसे फ़ौरन मिल सकता हूँ? कासिम की आवाज़ में संजीदगी थी जो ज़ारून के माथे पर फ़ौरन बल डाल गई। उसने लम्हा भर तौक़ुफ़ किया मगर कासिम को अपने दफ्तर बुला लिया। उसे अंदाज़ा हो गया था कि मामला मामूली नहीं, ज़रूर कोई संगीन बात है। फ़ोन बंद करके वो कुर्सी पर गहरी सोच में डूब गया। जिस दिन से वो सारा को अस्पताल छोड़कर आया था, बेचैनी उसके वजूद का हिस्सा बन चुकी थी। उसे समझ नहीं आ रही थी कि आखिर सारा क्यों हर वक्त इसके ज़हन पर छाई रहती है। अभी भी वो उसी के बारे में सोच रहा था कि दरवाज़े पर दस्तक हुई। ज़ारून के इजाज़त देने पर कासिम अंदर आया। ज़ारून ने सामने वाली कुर्सी की जानिब इशारा किया, कहो कासिम। और ख़ुद अपनी कुर्सी पर टेक लगाकर बैठ गया। कासिम ने झिझकते हुए कहा, सर, मैडम के वालिद को वफ़ात पाए 6 साल हो चुके हैं। ज़ारून का जिस्म एक लम्हे को साकत हो गया। फिर वो गुस्से से दहाड़ा, तुम्हारा दिमाग तो ख़राब नहीं हो गया? किसके बारे में तफ्तीश करते रहे हो? मैं खुद 2 माह पहले उस शख्स से मिला था और उस वक्त सारा उसके साथ ही थी। कैसे मुमकिन है कि एक आदमी 6 साल पहले मर चुका हो और आज भी उसे जिंदा देखा जा रहा हो? कासिम की खबर ज़ारून को आग बबूला कर गई थी। वो इस बात पर यकीन नहीं कर सकता था कि उसकी आँखें इसे धोखा दे सकती हैं। कासिम ने तहम्मुल से कहा, सर, मैं पूरे वसूख से बात कर रहा हूँ। आप जानते हैं, मैं बग़ैर तस्दीक के कुछ नहीं कहता। मैंने सारा के मोहल्ले वालों से भी मालूमात हासिल की हैं और ख़ुद अपनी तहक़ीक़ से भी ये नतीजा निकाला है। अभी वो बात मुकम्मल भी ना कर पाया था कि उसकी नज़र ज़ारून के चेहरे पर पड़ी। कासिम, इस बार तुमने होमवर्क ठीक से नहीं किया। ज़ारून की आँखें गुस्से से सुर्ख हो चुकी थीं, जैसे उनमें खून उतर आया हो। कासिम फ़ौरन खामोश हो गया। वो जानता था कि इस लम्हे कोई भी इज़ाफ़ी लफ्ज़ अपनी मौत को दावत देने के मुतरादिफ होगा, हालांकि उसे अपने दावे की सच्चाई पर मुकम्मल यकीन था। ज़ारून ने मोबाइल निकालते हुए कहा, कासिम, तुम सारा के वालिद की कोई तस्वीर निकालो और मुझे दिखाओ। कासिम ने इस बात में सर हिलाया, जी, सर। क्या मैं अब जा सकता हूँ? कासिम अभी दरवाजे तक ही पहुँचा था कि पीछे से ज़ारून की आवाज़ उभरी, वो लड़की अस्पताल में ही है या घर भेज दी गई? कासिम को लम्हा भर भी ना लगा समझने में कि ज़ारून किस लड़की की बात कर रहा है। जी, इन्हीं घर भेज दिया गया है। हालत कुछ बेहतर नहीं थी। ज़ारून खामोश रहा, महज़ हम्म की हल्की सी आवाज़ इसके होंठों से निकली। कासिम ज़ारून का इशारा समझते हुए कमरे से बाहर निकल गया। अब ज़ारून खुद भी उलझ गया था। उसे समझ नहीं आ रही थी कि आखिर वो किस जज्बे के तहत सारा का हाल पूछ बैठा। लेकिन जो बात उसे सबसे ज़्यादा बेचैन कर रही थी, वो ये थी कि जिस लड़की को उसने खुद इब्राहिम के साथ शॉपिंग मॉल में अपनी आँखों से देखा था, अगर वो इब्राहिम जिंदा ही नहीं तो फिर वो शख्स इसका क्या लगता था। एक सनसनीखेज़ उलझन उसके आसाब पर सवार हो गई थी। सारा के साथ पेश आए लर्ज़ाखेज़ वाक़ये को 2 माह गुज़र चुके थे। उन दिनों में उसने खुद को बमुश्किल संभाला था, सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी मां जमीला खातून की खातिर।
भूलना आसान होता तो शायद वो सब कुछ किसी गहरे ख्वाब की मानिंद पीछे छोड़ देती। मगर बाज़ ज़ख्म सिर्फ जिस्म पर नहीं लगते, जो वक्त के साथ मुंदमिल हो जाएं, कुछ दर्द रूह में सरायत कर जाते हैं और सारा उन्हीं ज़ख्मों की जिंदा मिसाल बन चुकी थी। जमीला खातून ने बेटी की खामोशी को महसूस किया और मां की ममता ने उसे मजबूर किया कि वो सारा को मामूल की ज़िंदगी की जानिब वापस लाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करे। उनके इसरार पर सारा ने बिलाखिर यूनिवर्सिटी में दाखिला ले लिया। अब वो दुनिया से, लोगों से और ख़ुद से भी खौफज़दा रहने लगी थी। वो खुद से नज़रें चुराने लगी थी। जमीला खातून उसे हर रोज़ यूनिवर्सिटी वैन तक छोड़ने जाती और वापसी पर भी लेने आती। मां के बगैर सारा को अब बाहर की फ़िज़ा भी अजनबी लगती थी। जमीला खातून के शौहर की कपड़ों की दुकान उनके इंतकाल के बाद उनके करीबी दोस्त ने संभाल ली थी। दुकान भी उनकी थी और मकान भी ज़ाती, यूं इखराजात का बोझ कम था और मां बेटी का गुजारा इत्मीनान से हो जाता था। जमीला खातून चाहती थी कि सारा डॉक्टर बने। उसके नंबर्स भी इस काबिल थे कि वो किसी भी बड़ी यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप पर दाखिला हासिल कर सकती थी। मगर सारा के ख्वाब अब तब्दील हो चुके थे। उसके अंदर ना वो लगन रही, ना ही वो जज्बा। अब वो महज वक्त गुजारने और ज़हन को मुंतशिर रखने के लिए यूनिवर्सिटी जाती थी, जहाँ उसने आईटी को बतौर मज़मून चुन लिया था। खुशकिस्मती से मोहल्ले वालों की ज़बानें अब खामोश हो चुकी थीं। जो सवाल पहले उनकी रोज़मर्रा का हिस्सा थे, अब ख़त्म हो चुके थे। शायद वक्त ने उन्हें थका दिया था, या जमीला खातून और सारा की खामोशी ने। यही सुकून दोनों मां बेटी के लिए एक नेमत बन गया। सारा ने कराची की एक मारूफ यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया था। उसकी तालीमी काबिलियत ने दाखिले के अमल को बेहद आसान बना दिया। कासिम सारा के वालिद की तस्वीर हासिल करने में कामयाब हो चुका था। उसके लिए ये कोई बड़ा मसला ना था, मगर तस्वीर के पीछे छुपी हकीकत बहुत भारी थी। आज एक बार फिर वो ज़ारून के ऑफिस में मौजूद था, मगर इस बार फ़िज़ा में सुकूत का राज था। ज़ारून उस तस्वीर को हाथ में थामे देर तक गुमसम बैठा रहा। उसकी नज़रें तस्वीर पर जमी थीं, मगर ज़हन में एक तूफ़ान बरपा था। उसके चेहरे पर एक ऐसा सदमा नुमायाँ था जो लफ्ज़ों से बयान मुमकिन ना था। वो खुद को कोस रहा था, अपनी आँखों, अपने फैसलों और अपनी सोच को। कासिम खामोशी से ज़ारून को तक रहा था। उसे पहले ही सारा के लिए हमदर्दी थी, लेकिन अब तो नदामत की एक चादर उसके अपने वजूद पर भी तन गई थी। काफ़ी देर बाद ज़ारून ने बमुश्किल अपने खुश्क होंठों से सवाल अदा किया, सारा अब कहाँ है? उसके लहजे में एक ऐसी टूट फूट थी जो किसी भी मजबूत इंसान को लर्जा सकती थी। कासिम ने आहिस्तगी से जवाब दिया, सर, वो उस वक्त यूनिवर्सिटी में ही। कौन सी यूनिवर्सिटी? ज़ारून की निगाहें अब भी मेज़ पर जमी थीं, जैसे वो खुद को उस तस्वीर के पीछे दफन करना चाहता हो। कासिम ने यूनिवर्सिटी का नाम बताया। ज़ारून ने एक हल्की सी सांस ली और बोझल आवाज़ में कहा, कासिम, मेरा एक काम करो। जी सर। कासिम ने इस बात में सर हिलाया और हुक्म सुनने के लिए मुंतज़िर खड़ा रहा। ज़ारून ने मुख्तसर हिदायत दी और कासिम इस बात में सर हिला के कमरे से रुखसत हो गया। अब ज़ारून कमरे में तन्हा था, मगर ये तन्हाई सिर्फ जिस्मानी ना थी, बल्कि रूह तक उतर चुकी थी।
उसने लब काट कर खुद पर काबू पाया और बहते आंसुओं को रोकने की नाकाम कोशिश की। यही मैंने किया कर दिया। वो खुद कलामी के अंदाज में बोल रहा था, मैं इंसान से जानवर कैसे बन गया। मैंने एक बेगुनाह लड़की की जिंदगी बर्बाद कर दी, सिर्फ एक गलत फहमी की बुनियाद पर। अगर उसका बाप मुजरिम था भी तो मुझे उसकी बेटी के साथ ऐसा सलूक नहीं करना चाहिए था। ज़ारून की आवाज़ भरा गई, या अल्लाह, मुझे मुआफ़ कर दे, मुझे हौसला दे ताकि मैं सारा से माफ़ी मांग सकूं। उसने कुर्सी की पुष्ट से टेक लगाकर आंखें मौनद लीं, मगर दिल में अब एक हंगामा मच चुका था। वो जो अपने आप को कभी नाकाबिल शिकस्त समझता था, आज खुद अपनी नज़रों में शिकस्त खा चुका था। सारा आज यूनिवर्सिटी से लौटी तो बेहद थकी हुई थी। जमीला खातून की मुसलसल मोहब्बत और कोशिशों के बाइस वो अब हंसने लगी थी। मुँह से बातें भी करने लगी थी। माजी की तल्ख यादें अगरचे अभी पूरी तरह मिटी नहीं थीं, मगर मुँह की ममता ने उसके ज़ख्म पर मरहम रखना शुरू कर दिया था। अब वो खुद ही घर वापस आ जाती थी, जमीला खातून को लाने से मना कर चुकी थी। अम्मी, आपकी तबीयत वैसे ही अक्सर ख़राब रहती है, मुझे खुद आना अच्छा लगता है, वो अक्सर कहती। दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुई, बैग को सोफ़े पर बेदिली से फेंका और खुद भी थकन से चोर उसी पर बैठ गई। चेहरे से साफ ज़ाहिर था कि आज का दिन खासा मसरूफ़ और थका देने वाला था। जमीला खातून, जो हमेशा बेटी की कैफियत को बगैर कहे समझ जाती, पानी का गिलास लेकर उसके करीब आ गईं। मोहब्बत भरी आवाज़ में बोली, मेरी बच्ची आज बहुत थक गई है। सारा ने आहिस्ता से पानी लिया और मुंह के कंधे पर सर रखते हुए बच्चे जैसी मासूमियत से कहा, जी अम्मी, आज एक भी क्लास फ्री नहीं थी। हर पीरियड में लेक्चर, सच कहूँ तो दिमाग सुन्न हो गया है। और अब तो भूख भी जोरों की लग रही है। क्या बनाया है आपने आज? जमीला खातून के चेहरे पर ममता भरी मुस्कुराहट फैल गई। बेटा, आज तुम्हारा पसंदीदा पालक गोश्त बनाया है। जल्दी से कपड़े बदल लो, फिर दोनों माँ बेटी सुकून से साथ खाते हैं। सारा मुंह का माथा चूमकर अपने कमरे की तरफ चली गई। जमीला खातून उसकी पुश्त को देखती रहीं, उसकी चाल में जिंदगी की हल्की सी रमक देखकर उनकी आंखों में शक्कर के आंसू आ गए। खाने की मेज़ पर माँ बेटी का मौजू आज भी सिर्फ तालीम ही रहा। जमीला खातून हर नवाले के साथ सारा से उसके लेक्चरर्स, मज़ामीन और असातिज़ा के बारे में पूछती रहीं। और सारा भी पूरे खुलूस से हर बात का जवाब देती रही। खाने के बाद सारा थोड़ा सा आराम करने के लिए अपने कमरे में चली गई। शाम के वक्त वो ताज़ा दम होकर अपनी किताबें लेकर मुताले में मसरूफ़ हो गई। आज यूनिवर्सिटी में इनके नए आईसीटी टीचर की पहली क्लास होनी थी, मगर वो ज़ाती मसरूफियत के बायस ना आ सके। अलबत्ता उनकी जानिब से पैगाम आया था कि अगले दिन वो पहली क्लास में एक मुख्तसर सा टेस्ट लेंगे। सारा पूरी संजीदगी से टेस्ट की तैयारी में मसरूफ़ थी। वैसे भी उसने यूनिवर्सिटी में अब तक किसी से ख़ास दोस्ती नहीं की थी, वो अपना सारा ध्यान सिर्फ पढ़ाई पर रखती थी, जैसे वो अपने माजी को मसरूफियत में दफन कर देना चाहती हो। उसी दौरान उसके मोबाइल फ़ोन पर एक अनजान नंबर से कॉल आने लगी। सारा ने एक नज़र स्क्रीन पर डाली और मामूल की तरह नज़रअंदाज कर दिया, वो आमतौर पर नामालूम नंबर्स नहीं उठाती थी। लेकिन कुछ लम्हों बाद मैसेज टोन बजी। उसने बेदिली से मोबाइल उठाया और मैसेज खोला।
स्क्रीन पर सिर्फ एक लफ्ज था, सारा। नाम के आगे सवालिया निशान, जैसे कोई उसकी शनाख्त की तस्दीक करना चाहता हो। सारा ने सोचा शायद कोई पुरानी क्लास फेलो हो। अगली बार जब दोबारा कॉल आई तो उसने झिझकते हुए फ़ोन उठा लिया। हेलो, कौन? सुरूर भरी उसकी आवाज़ में हैरत और तजस्सुस छुपा ना था, मगर दूसरी तरफ खामोशी छाई रही। अरे, बात करें। कौन बोल रहा है? उसने दोबारा पूछा, मगर जवाब नदारिद। जब बात करनी नहीं तो कॉल क्यों की? वो झुंझला गई और फ़ोन काट दिया। दूसरी तरफ ज़ौन ने सारा की आवाज़ सुनी तो एक गहरा सांस लिया। उसकी आँखों में नदामत के साए थे, दिल की धड़कन कुछ और तेज़ हो गई थी। चुपचाप उसने फ़ोन को कान से हटाकर सीने पर रख लिया।